दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। समंदर में उफनती लहरों की आवाज़ आज विक्रांत कपूर के भीतर उठते तूफान को शांत करने की बजाय और भड़का रही थी। नीरा को गए हुए 11 साल बीत चुके थे और इन 11 सालों में कभी उसे किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर आज उसे देखने के बाद दिल में एक चाह सी जगी थी। पहली बार उन्हें जिंदगी में एक जीवन साथी की कमी खली थी। जब भी कभी दोस्त रिश्तेदार विक्रांत को दूसरी शादी के लिए कहते तो टाल दिया करते थे, ये कहकर कि नीरा ही उनके लिए सब कुछ थी और उसके गुजर जाने के बाद उसकी यादें ही काफ़ी हैं बची हुई ज़िंदगी जीने के लिए। फिर अकेले होने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। उनकी 17 वर्षीय बेटी अनु और 13 वर्षीय बेटा मयंक ही काफ़ी थे उन्हें व्यस्त रखने के लिए। बच्चे और काम, इसके सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। अनु, मयंक और उनकी नैनी आभा समंदर में खेल रहे थे। यही उनका छोटा सा परिवार था। अनु के जन्म के बाद विक्रांत की पत्नी नीरा ने आभा को नैनी के तौर पे रखा था। आभा के अच्छे स्वभाव ने नीरा का दिल जीत लिया था। दोनों में दोस्ती हो गई थी और अनु को लेकर वो उस पर भरोसा करने लगी थी। मयंक के जन्म के बाद नीरा बीमार पड़ने लगी थी। इतना इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। अंतिम सांसें लेने से पहले उसने आभा से एक वादा लिया था कि वो उसके दोनों बच्चों का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की तरह रखेगी। और बस आभा फिर यहीं रुक कर रह गई हमेशा के लिए। बच्चे अपना खेलने में मस्त थे और वो चट्टान पर बैठे हुए डूबते सूरज को देख कुछ सोच रहे थे। उनकी आंखों के आगे बार बार उसी का चेहरा घूम रहा था। समंदर था उसकी आंखों में और उन्हें समंदर बेहद पसंद था। अपने डैडी को सोच में गुम देख अनु उनके पास आकर बैठ गई। क्या सोच रहे हैं डैडी? ऑफिस की किसी बात से परेशान हैं क्या? मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में सोच रहा हूँ। कभी कभी बड़ा अकेलापन महसूस होता है अनु। आप अकेले कहाँ हैं डैडी? मैं और मयंक तो है ना आपके पास। अनु समझ गई थी कि उसके डैडी किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर उसने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई उसकी मम्मी की जगह ले। सही कहा। चलो घर चलते हैं, अंधेरा होने लगा है। अनु, मयंक और आभा आंटी को आवाज़ लगाने लगी। मयंक, आंटी, डैडी बुला रहे हैं, जल्दी वापस आइए। घर पहुंचने के बाद विक्रांत अपने कमरे में चले गए थे और बच्चे अपने कमरे में। आभा रात के खाने के लिए बीना को निर्देश देने चली गई थी। बीना घर की पुरानी कुक थी और उसका बेटा मनोज उनका ड्राइवर था। कमरे में पहुंचते ही विक्रांत ने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया। हेलो राजेश, एक काम था। जी सर, कहिए ना। मुझे मिसेस मल्लिका शर्मा और उनके परिवार के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी चाहिए, आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों। ध्यान रहे जानकारी गूगल से ना ली गई हो। कल शाम तक मल्लिका शर्मा की फ़ाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। जी सर। विक्रांत कुछ दिन पहले एक पार्टी में मल्लिका शर्मा से मिले थे। उम्र में लगभग उसके बराबर ही थी, दिखने में चुस्त कसा हुआ शरीर। कौन कह सकता था उसे देखकर कि वो एक जवान लड़की की माँ थी। वो और मल्लिका शर्मा काफ़ी देर तक इधर उधर के मुद्दे पे बात करते रहे। उससे बातचीत करने के बाद वो इतना तो समझ गए थे, इस औरत के पास खूबसूरती के साथ दिमाग भी है। कल शाम ही मल्लिका ने उन्हें चाय पे बुलाया था। बस जब से वहाँ से आए हैं तब से दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आँखें चेहरे के आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नीरा के जाने के बाद पहली बार किसी के करीब जाने की ख्वाहिश जागी थी। जानता हूँ ये गलत है, उम्र का एक लंबा फासला है, पर चाहतों को कब फासलों से डर लगा है। विक्रांत के दिल में उसकी तस्वीर छप सी गई थी। पहली मुलाकात ने ही उसके दिलो दिमाग पे इतना गहरा असर किया था कि वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अनु और मयंक की सहमति के बिना वो ये कदम नहीं उठाना चाहते थे। मयंक तो बच्चा था, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अनु को मनाना बहुत मुश्किल था। खैर, इस मुश्किल से उबरने का उपाय भी उन्होंने ढूंढ लिया था। बच्चे आभा के बहुत करीब थे
और उन्हें वो माँ की तरह मानते थे। आभा एक आभा ही थी जो उन्हें उनकी दूसरी शादी के लिए मना सकती थी। विक्रांत मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराने लगे कि जिस लड़की से शादी करने का फैसला उन्होंने लिया है, अभी तक तो उससे बात भी नहीं हुई है ठीक से। शादी की बात तो बहुत दूर की है। सुबह ऑफिस पहुंचते ही विक्रांत ने मिसेस मल्लिका को फ़ोन लगा दिया था उनसे बात करने के लिए। बेटी को शादी के लिए राज़ी करने से पहले उसकी माँ को राज़ी करना ज़रूरी था। वैसे तो उन्हें ना कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। समाज में उनका अच्छा खासा रुतबा था, होता भी क्यों नहीं। वो आखिर कपूर कंस्ट्रक्शन के मालिक जो थे, उनके कई छोटे बड़े बिजनेस थे। समंदर के पास एक बहुत बड़ा बंगला था, महंगी गाड़ियाँ थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से वो हर पार्टी की शान हुआ करते थे और उनकी बीवी के गुजरने के बाद हर औरत उनके करीब आने की चाह रखती थी। लेकिन उनके दिल को कभी कोई छू नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी। पर अब मौसम बदलने लगा था, समंदर में लहरें उफान पर थी। जिया ने उनकी शांत जिंदगी में आकर खलबली मचा दी थी। जिया मल्लिका शर्मा की बेटी थी। शाम होने से पहले ही उनका सेक्रेटरी राजेश मिसेस मल्लिका शर्मा की फाइल लेकर उनके कैबिन में पहुंचा। विक्रांत ने एक नज़र घड़ी की ओर दौड़ाई और एक नज़र राजेश की ओर, मुस्कुराते हुए बोले, मुझे यही बात तुम्हारी पसंद है, हमेशा समय से पहले काम पूरा कर देते हो। आओ बैठो, बताओ क्या खास खबर है। मल्लिका शर्मा के पति अशोक शर्मा की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ये तो सभी जानते हैं, इसमें खास बात क्या है। ऐसा सुनने में आया है कि अशोक शर्मा ने मल्लिका को किसी और के साथ देख लिया था अपने ही घर में, और इस वजह से उनको अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है राजेश। जी सर, अशोक शर्मा का बिजनेस खस्ता हालत में है और मल्लिका शर्मा एक नए बकरे की तलाश में है। मतलब वो दूसरी शादी के लिए किसी अमीर आदमी की तलाश में है जो उन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सके। इसका मतलब काफ़ी चालाक और लालची किस्म की औरत है। अच्छा, उसकी बेटी जिया कैसी है? उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? जिया वैसी ही जैसी इस उम्र में लड़कियां होती हैं। एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, फ़िलहाल सिंगल है। ख़ास बात यह है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है अपनी माँ के साथ। इस फाइल में अशोक शर्मा की कंपनी की सारी जानकारी है, साथ ही मल्लिका शर्मा और उसकी बेटी जिया शर्मा की निजी जानकारी भी है। शुक्रिया राजेश, मैं फ़ाइल देख लूँगा, अब तुम जा सकते हो। विक्रांत ने अच्छे से फाइल देख ली थी और रास्ता भी निकाल लिया था जिया से शादी करने का। मल्लिका शर्मा की फाइल से विक्रांत ने जिया की तस्वीर अपने पास संभाल कर रख ली थी। न जाने क्यों वो उन्हें इतना भा गई थी। बात सिर्फ खूबसूरत चेहरे और शरीर की नहीं थी, उसमें कुछ अलग सी बात थी जो उसने आज तक किसी लड़की में नहीं देखी थी। उसमें आग भी थी और पानी की ठंडक भी। दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत थी, तभी शायद वो दुनिया में सबसे अलग थी। शाम को ऑफिस से घर आए तो आभा अनु को गिटार बजाना सिखा रही थी। दोनों अक्सर शाम के समय संगीत का अभ्यास किया करते थे। आभा की वजह से विक्रांत बेफिक्र रहते थे अपने बच्चों को लेकर। उन्हें पता था आभा है उनके बच्चों के लिए। विक्रांत को देख अनु उनके पास आकर गले से लग गई। आज डैडी जल्दी आ गए ऑफिस से? आपको फिर से कहीं किसी पार्टी में तो नहीं जाना ना? बड़ी हो गई है मेरी बेटी और समझदार भी। मिस्टर खुराना के यहाँ पार्टी है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे। नाराज़ मत हो अनु, ज़्यादा देर ठहरूंगा नहीं, जल्दी आ जाऊँगा। तभी मयंक भी आ गया। ओहो डैडी, आप हर पार्टी में जाते वक्त यही कहते हैं। मयंक, अब तुम शुरू में तो हो जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? आभा से आकर तुम्हारी रिपोर्ट लूँगा। अच्छी चल रही है। आभा आंटी आपको अच्छी ही रिपोर्ट देंगी, है ना आंटी? ये सुनकर आभा मुस्कुराने लगी। मयंक जितना बड़ा हो रहा है उतना ही शरारती होता जा रहा है। लगता है कान खींचने पड़ेंगे। आंटी बड़े बच्चों के कान नहीं खींचते। तुम कितने भी बड़े हो जाओ मयंक, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही रहोगे। चलो कमरे में जाकर अपना होमवर्क पूरा करो, मैं अभी आकर देखती हूँ। जी आंटी।
विक्रांत तैयार होने अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें पार्टियों में जाना खास पसंद नहीं था। मिस्टर खुराना की पार्टी में जाने की खास वजह एक ही थी कि उसमें मल्लिका शर्मा भी आने वाली थी अपनी बेटी के साथ, और जिया को देखने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। पार्टी के लिए निकलने से पहले उन्होंने आभा से कहा, आभा, मुझे पार्टी से आने में देर हो जाएगी, तुम और बच्चे डिनर कर लेना और बच्चों को समय पर सुला देना। मगर आप तो कह रहे थे कि आप जल्दी आ जाएंगे। ओहो, समझा करो आभा, वो तो बच्चों को समझाने के लिए कहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आभा को शुक्रिया कहा उनके बच्चों को संभालने के लिए, और वो पार्टी के लिए निकल गए। नीरा के जाने के बाद आभा ने ही संभाला था विक्रांत के बच्चों को, उनके घर को। दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। कई बार विक्रांत अपनी निजी बातें साझा करते थे। इन 11 सालों में वो ना जाने कब उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वो रोज़ सोचती थी विक्रांत से अपने दिल की बात कहने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। उन्होंने आभा आंटी और विक्रांत की बातें सुन ली थी। विक्रांत ने उन्हें झूठ बोला था कि वो पार्टी से जल्दी आ जाएंगे। वो समझ गई थी पार्टी में जाने की असली वजह कुछ और थी। आजकल न जाने क्यों उसे ऐसा आभास हो रहा था कि उसके पापा उससे दूर जाने वाले हैं। वो अपने पापा की ज़िंदगी में अपनी माँ के सिवा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा की ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत आए। उसे सौतेली माँ के ख्याल से भी नफ़रत महसूस होती थी। पार्टी का माहौल बड़ा शानदार था। शराब और हुस्न कोने कोने में मौजूद था। सबसे मिलने की औपचारिकता पूरा करने के बाद विक्रांत की आंखें मल्लिका शर्मा और उसकी बेटी जिया को तलाश रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। पीछे मुड़ के देखा तो मल्लिका शर्मा खड़ी थी। किसे तलाश रही हैं आपकी नज़रें? ज़रा हमें भी तो पता चले। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके होते हुए किसी और को तलाशने की ज़रूरत कर सकती हैं ये आंखें। हाँ हाँ हाँ, पलट अच्छा कर लेते हैं आप। खैर, और बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हालत में हूँ। आप बताइए आपके क्या हाल हैं? जिस दिन से आपसे मुलाकात हुई है तब से हाल बेहाल है। अब आप फ्लर्ट कर रही हैं मिसेस मल्लिका? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आपसे उस दिन की पार्टी की मुलाकात ने मुझे काफ़ी प्रभावित कर दिया है। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद आप में ज़रा सा भी पैसों का घमंड नहीं है। मुझे नहीं लगता जितना आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उतना कोई और बिजनेसमैन करता होगा, और ये बात वाकई काबिले तारीफ़ है। मिसेस मल्लिका, अब आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हैं मेरी। खैर, मेरी छोड़िए। आप अकेली आई हैं पार्टी में, आपकी बेटी नहीं आई? आई है ना, वो देखिए, वो इधर ही देख रही है हमारी तरफ। मैं उसको अभी लेकर आती हूँ आपसे मिलवाने के लिए। जी ज़रूर। विक्रांत दूर से जिया को निहार रहे थे। उसी की एक झलक पाने के लिए ही तो वो पार्टी में आए थे। आँखों ने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। मल्लिका जिया का हाथ अपने हाथों में लिए मुस्कुराते हुए आ रही थी। उसने धीरे से जिया के कानों में कहा, तमीज़ से मुस्कुरा कर बात करना। क्यों? बदतमीज़ी से बात करूँगी तो बकरा भाग जाएगा। जब देखो हर पार्टी में मेरे लिए नया बाप तलाशती रहती हो। बकवास बंद करो जिया और चुपचाप चलो। मिस्टर विक्रांत, ये रही मेरी बेटी जिया। हेलो जिया। हेलो मिस्टर विक्रांत। मल्लिका जिया के बारे में बता ही रही थी विक्रांत को कि तभी उन्हें किसी और ने आवाज़ लगा दी और वो जिया और विक्रांत को छोड़कर उधर की तरफ चली गई। मल्लिका के जाते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई जिया? जी हाँ, अभी कॉलेज पूरा किया है मैंने। बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया कोर्स है। जी, इसके बाद क्या करने का इरादा है? मास्टर्स करने का। जिया को इधर उधर देखते हुए विक्रांत ने पूछा, तुम्हारा मन इस पार्टी में से भागने का कर रहा है क्या? हाँ हाँ, ये बात आपको मेरा चेहरा देखकर पता चली है, या फिर आप में हुनर है लोगों के मन की बात जांचने का। ये बात मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर पता चल गई है। तुम्हारी आंखें
तुम्हारे मन का आईना है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे भी यहाँ बोरियत महसूस हो रही है। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? समंदर के किनारे, बीच पर। मुझे समंदर बहुत पसंद है। मुझे भी। चलिए चलते हैं। मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा करते हैं, पहले मैं निकलती हूँ यहाँ से, फिर 10 मिनट बाद आप निकलिएगा। मैं आपको बाहर मिलूँगी, पार्किंग के पास। मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। जिया की इस बात ने एक अलग ही रोमांच पैदा कर दिया था विक्रांत के भीतर। उसे लग रहा था जैसे वो भी जिया के बराबर हो गया हो उम्र में। पार्टी से यूं झूठ बोल कर निकलना, वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। जज्बातों को मानो आज पंख लग गए हों। जिया पार्किंग में विक्रांत का इंतज़ार कर रही थी। 10 मिनट कब के बीत चुके थे और विक्रांत अभी तक आए नहीं थे। जिया का पारा चढ़ने लगा था। उसने उन्हें फ़ोन लगाया और गुस्से से कहा, अगर आप अभी 5 मिनट में नहीं आए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं तुम्हें निकलने दूँगा तब तो तुम निकलोगी ना। मतलब ज़रा पीछे मुड़कर देखो, मैं सफ़ेद मर्सिडीज़ के पास खड़ा हूँ। जल्दी से आ जाओ। जिया मुस्कुराते हुए उनकी कार की तरफ चली गई थी। गाड़ी में बैठते ही विक्रांत ने उसे सॉरी कहा। आपको देर कैसे हो गई आने में? तुम्हारी मम्मी ने रोक लिया था। अब उनको नज़रअंदाज करके तो नहीं आ सकता था ना। ओह, मेरी वजह से आपको मम्मी की कंपनी छोड़कर आना पड़ा। आप चाहें तो पार्टी में वापस जा सकते हैं। मैं कैब पकड़कर घर चली जाऊंगी। बड़ी जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हें पता है। गुस्सा करते हुए तुम्हारी छोटी सी नाक लाल हो जाती है। सॉरी कहा ना जिया, अब मान भी जाओ। ठीक है, पर मुझे इंतज़ार पसंद नहीं है। अच्छा, और क्या क्या पसंद नहीं है? सब कुछ। एक ही दिन में जान लोगे तो फिर आगे आपके पास मुलाकात का कोई बहाना नहीं बचेगा। तुमसे मुलाकात के लिए मुझे बहाने की ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा, वो देखिए बीच आ गया। रात के समय चांद की दूधिया रोशनी से बीच रोशन था। समंदर की लहरों का शोर गीली रेत पर। जिया के साथ नंगे पांव चलना दिलो दिमाग के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं था। तेज़ हवा से जिया के चेहरे पर बाल बार बार उड़कर आ रहे थे और वो उन्हें कानों के पीछे अटकाने की कोशिश में लगी हुई थी। बाल बांध क्यों नहीं लेती? कैसे बांधूं? मेरे हाथ में सैंडल है, लाओ। अपने सैंडल मुझे दे दो। तुम अपने बाल बांध लो। मिस्टर विक्रांत कपूर के हाथ में जिया सजमा के सैंडल। कहीं कल की अखबार की हेडलाइन ना बन जाए। हा हा हा। फिलहाल यहाँ कोई मीडिया नहीं है, तुम बेफिक्र होकर अपने सैंडल मेरे हाथ में दे सकती हो। विक्रांत ने उसके सैंडल हाथ में पकड़े हुए थे और जिया अपने बाल बांध रही थी। जिया का नशा उस पर इस तरह चढ़ा रहा था कि उन्हें उसके सैंडल पकड़ने में भी कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वो बस उसे मंत्रमुग्ध होकर निहारे जा रहा था। कुछ देर साथ चलने के बाद दोनों पत्थर पर बैठ गए थे। कितनी अजीब बात है ना जिया, हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त रात के अंधेरे में समंदर के किनारे साथ में वक्त बिता रहे हैं। मैं इतना जानती हूँ कि आप कपूर कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं और मेरे साथ आप कुछ गलत नहीं करेंगे। इतना भरोसा मुझ पर। पता नहीं क्यों मुझे आप उस तरह के इंसान नहीं लगते जो लड़कियों को उपभोग की वस्तु समझते हैं। आप कभी भी किसी से रिश्ता रखोगे तो महज समय बिताने के लिए नहीं होगा, वो बेहद अहम होगा। विक्रांत उसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? एक ही मुलाकात में तुम मुझे अच्छी तरह से समझने लगी हो। कुछ लोग अनजान होकर भी एक ही मुलाकात में समझ में आ जाते हैं और कुछ लोगों के साथ कितना भी वक्त गुजार लो आप उन्हें समझ नहीं पाते। तुम अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जिया। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी बातों ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया है। ये सुनकर जिया मुस्कुराने लगी। अच्छा ये बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी नीरा को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं। मेरी 17 साल की बेटी है अनु और 13 साल का बेटा है मयंक। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? इन 11 सालों में कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों से जीवन साथी की कमी खलने लगी है। जिया ने हंसते हुए कहा, ये कमी मेरी मम्मी को देखकर तो नहीं खलने लगी ना? नहीं, मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। ये तो गलत बात हुई मिस्टर विक्रांत। मेरी मम्मी तो आपसे शादी करने के सपने देख रही हैं। ये बात सुनकर विक्रांत हैरान हो गए थे।
मैंने तो उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि जिससे उन्हें लगे कि मैं उनमें दिलचस्पी रख रहा हूँ। वो ऐसी ही हैं। हर अमीर व्यक्ति को देख उससे शादी करने के बारे में सोचने लग जाती हैं। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए अपनी मम्मी के बारे में मिस्टर विक्रांत। मैं ऐसी ही हूँ। अक्सर मेरी मम्मी कहती हैं मेरी ज़ुबान में हड्डी नहीं है और मुझ में यही बात उनको पसंद नहीं है। तुम काफ़ी बेबाक किस्म की लड़की हो, सच बोलने से हिचकिचाती नहीं हो, फिर वो चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये खूबी आजकल के समय में लोगों में देखने को बहुत कम ही मिलती है। तुम सिंगल हो या किसी के साथ रिश्ते में हो? फ़िलहाल सिंगल हो। अभी कुछ ही समय पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है। सॉरी, वजह जान सकता हूँ? वो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे धोखे से सख्त नफ़रत है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे भी रिश्तों में बेवफाई पसंद नहीं। हम दोनों में कुछ कुछ बातें मिलती हैं मिस्टर विक्रांत, इसीलिए शायद हम दोनों एक साथ इस वक्त यहाँ अकेले में बैठकर बात कर रहे हैं। जिया, रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विक्रांत जिया को उसके घर छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी जिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज की रात को खास बनाने के लिए शुक्रिया। ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जिया। ये हमारी पहली मुलाकात ज़रूर थी, लेकिन आखिरी नहीं। जल्दी मिलते हैं। जिया मुस्कुराते हुए अंदर चली गई और विक्रांत मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकल गए थे। आज इतने सालों बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दिन सिर्फ अपने लिए जिया था, जिसके साथ वक्त बिताने के बाद उससे शादी करने का फैसला और पक्का हो गया था। जिया घर पहुंची तो देखा मल्लिका हॉल में बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ से आ रही हो जिया? एक दोस्त के साथ बीच पर गई थी। उस दोस्त का नाम जान सकती हूँ? मैंने आपसे कभी आपके दोस्तों के नाम पूछे हैं? तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है कि इतनी रात को मेरी बेटी किस दोस्त के साथ बीच पर घूम रही थी। मैं अमन के साथ गई थी, पार्टी में बोर हो रही थी, तभी उसका फ़ोन आया और उसके साथ बीच पर जाने का प्लान बन गया। घबराइए नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। हमारे बीच में बातचीत के अलावा और कुछ नहीं हुआ। मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी सो जाइए और हाँ, मेरी फ़िक्र करना छोड़ दीजिए, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। मल्लिका अपनी बेटी के तेवर देखकर हैरान थी। जिया ने जानबूझकर अमन का नाम लिया था। वो मल्लिका शर्मा के मिस्टर विक्रांत कपूर से शादी के सपने को इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहती थी। रात को देर से घर आने के कारण विक्रांत की नींद देर से खुली थी। तब तक अनु और मयंक स्कूल जा चुके थे। आभा ने उन्हें बच्चों की नाराज़गी के बारे में बताया, जिसे सुनकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ये कहकर अपने मन को समझा लिया कि बच्चों के अलावा भी उनकी एक अपनी निजी ज़िंदगी है और उन्हें भी खुश रहने का इंतज़ार है। ऑफिस पहुँचे ही थे कि मिसेस मल्लिका का फ़ोन आ गया। वो उसने लंच पर मिलने के लिए कह रही थी। मिसेस मल्लिका, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करके बताता हूँ। उसके फ़ोन रखते ही उन्होंने जिया को फ़ोन मिला दिया। कैसी हो जिया? मेरा मिजाज तो बढ़िया है, आप कैसे हैं? कल रात के बाद से मेरा मिजाज तो आसमान छू रहा है। अच्छा, अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, वो लंच साथ करने के लिए कह रही थी। तुम भी आ जाओ ना, मज़ा आएगा। नहीं, अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है लंच पर। आप दोनों लुत्फ़ उठाइए ना लंच डेट का। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। बेकार की बातें बंद करो जिया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी मम्मी में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें तो है दिलचस्पी आपको मेरे डैडी बनाने में। फालतू की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वैसे किसके साथ जा रही हो? अरे, आप तो अभी से मेरे डैडी बनने की कोशिश करने लगे। मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिया की बात करने के तरीके से विक्रांत का मूड ख़राब कर दिया था। उन्होंने मिसेस मल्लिका को फ़ोन करके लंच के लिए हाँ कर दी थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी राजेश को फ़ोन करके कैबिन में बुलाया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? राजेश, मल्लिका की बेटी जिया पर नज़र रखनी है कि वो कब कहाँ जाती है और किससे मिलती है। जी सर। राजेश के जाने के बाद विक्रांत जिया के कमरे में
राजेश के जाने के बाद विक्रांत जिया के बारे में सोचने लगे। कल रात इतना अच्छा वक्त साथ में बिताने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिया उनसे इस तरह से बात करेगी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने खुद से जिया से शादी की बात की तो वो मना कर देगी। इसीलिए उन्होंने ये बात पहले मिसेस मल्लिका से करने के बारे में योजना बनाई थी। दोपहर को एक 5 स्टार होटल में विक्रांत और मल्लिका लंच के लिए मिले थे। मल्लिका हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हेलो कहा। शुक्रिया मिस्टर विक्रांत, आपने मुझे साथ लंच करने के लिए वक्त निकाला। आपके लिए वक्त निकालना तो बनता है मिसेस मल्लिका। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। खाना खाने के बाद विक्रांत सीधा मुद्दे की बात पे आ गया। मिसेस मल्लिका, मैं आपकी बेटी जिया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी भरी नज़रों से विक्रांत की ओर देखने लगी। उसे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी। आप होश में तो हैं? पता भी है आपको आप क्या कह रहे हैं? जी मैं पूरी तरह से होश में हूँ और जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। मुझे जिया पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर विक्रांत, जिया आपकी बेटी की उम्र की है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। आपको उससे प्यार होगा लेकिन उसे आपसे प्यार नहीं हो सकता। अपनी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी उसके पिता की उम्र के व्यक्ति से करने की सोच भी नहीं सकती। आप शादी के बारे में मत सोचिए, वो मैं सोच लूँगा। आप सिर से लेकर पाँव तक पूरे कर्जे में डूबी हुई हैं। गहने बेच बेच कर तो अपना ये महंगा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हैं। आप अपनी कंपनी मेरे नाम कर दीजिए, आपके सारे कर्जे मैं चुकता कर दूंगा और आपको कंपनी में 40% की हिस्सेदारी भी दे दूंगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। एक्सपायरी औरतों की उम्र की होती हैं मिसेस मल्लिका, आदमियों की उम्र नहीं। मैं चाहूँ तो मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी शादी के लिए, लेकिन मुझे जिया में दिलचस्पी है। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आपके घर की नीलामी हो जाए और आप और आपकी बेटी सड़क पर भीख मांगते नजर आएं। अपनी शादी से अच्छा है आप अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचिए। मल्लिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपके ऑफ़र के बारे में सोचने के लिए। ज़्यादा समय मत लीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर जिया ने शादी के लिए मना कर दिया तो इसीलिए तो मैंने सीधा उससे बात ना करके पहले आपसे बात की है। उसे कैसे मनाना है ये आप सोचिए, लेकिन उसे शादी के लिए राज़ी करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, उसकी नज़रों में मेरी छवि ख़राब नहीं होनी चाहिए। समझ रही हैं ना आप मेरी बात को? चलिए मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। विक्रांत के जाने के बाद भी मल्लिका कुछ देर वहीं बैठी रही और उसकी कही हुई बातों के बारे में सोचती रही। उसके मन में बसी विक्रांत की छवि को खुद विक्रांत ने ही तोड़ दिया था। खैर वो बिजनेसमैन था, चीज़ों को कैसे हासिल करना है उसे अच्छी तरह से पता था। दिल को किनारे पर रख कर दिमाग से सोचने के बाद उन्हें लगा कि विक्रांत का ऑफ़र कुछ बुरा नहीं है। शानो शौकत की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उनके ऑफ़र को मानने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी डूबी हुई कंपनी के सहारे और कर्जों के बोझ के नीचे दबकर कब तक ज़िंदगी चलेगी? जिया का क्या है, खूबसूरत है, जवान है, किसी के साथ भी कल को घर बसा कर उन्हें टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। फिर उनका क्या होगा? उम्र ने तो बढ़ना ही है, कम तो होने से रही। अपना भविष्य सुरक्षित रखने में कोई बुराई नहीं है। वो जिया को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन समस्या ये है कि वो जानती हैं जिया अड़ियल स्वभाव की है और वो आसानी से मानेगी नहीं। शाम तक जिया की रिपोर्ट भी पहुंच गई थी विक्रांत के ऑफिस में। चिंता की कोई बात नहीं थी। वो नेहा नाम की दोस्त के साथ लंच पर गई थी और फिर उसके साथ कुछ देर मॉल घूमने के बाद घर वापस आ गई थी। इस बात ने विक्रांत को खुश कर दिया था। बस अब उन्हें जिया के हाँ का इंतज़ार था। विक्रांत आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे ताकि अनु और मयंक के साथ कुछ वक्त बिता सके। उनके बच्चे उनकी जान थे। सुबह से उन्हें देखा नहीं था, इस कारण पूरे दिन आज मन
बेचैन था। बच्चे भी उन्हें जल्दी घर में देखकर खुश हो गए थे। रात के खाने के बाद वो बच्चों और आभा को मरीन ड्राइव के लिए ले गए थे घुमाने के लिए। उन्हें समंदर बहुत पसंद था, इसीलिए वो समंदर के करीब जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। और फिर मरीन ड्राइव की तो बात ही अलग थी। रात के 12-1 बजे तक वहाँ चहल पहल रहती थी। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने आते थे। कुछ लोग रात को जॉगिंग भी कर रहे होते हैं। मुंबई रात को सोती नहीं है। यहाँ ज़िंदगी निरंतर दौड़ती रहती है और इस दौड़ भाग में समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आभा कभी समंदर में उठती लहरों को देख रही थी तो कभी विक्रांत के चेहरे को। विक्रांत के परिवार के साथ रहते हुए इतने साल बीत चुके थे कि उसे लगता था जैसे वो बच्चों और विक्रांत एक ही परिवार हों। बचपन से ही अनाथ आश्रम से पली बढ़ी थी। यूँ तो सभी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अमित उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अमित ने नौकरी लगते ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। पूरा अनाथ आश्रम उसकी शादी में शामिल हुआ था। सबने मिलकर खर्चा किया था। आभा और अमित बहुत खुश थे। अधिकांश जिंदगी अनाथ आश्रम में बिताने के बाद अब उनके रहने के लिए अपना एक छोटा सा घर था। माना घर भाड़े का था और एक ही कमरा था, लेकिन उनके लिए वो किसी महल से कम नहीं था। शादी को 1 साल बीत चुका था। वो माँ बनने वाली थी। एक सड़क दुर्घटना ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। ऑफिस से आते समय अमित की मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत सड़क पर ही हो गई। ये खबर आभा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। वो फिर से अनाथ हो गई थी। अनाथ आश्रम वालों के सिवा उसका कोई नहीं था। वहाँ की बड़ी मैडम की सिफारिश पर उसे विक्रांत के यहाँ नैनी की नौकरी मिल गई। विक्रांत के परिवार से उसे प्यार और इज्जत दोनों मिली। अनु और मयंक के प्यार ने उसके जख्मों पे मरहम का काम किया था। वो उन्हें उसकी सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी। आभा को ख्यालों में गुम देखकर विक्रांत ने पूछा, क्या सोच रही हो आभा? कुछ खास नहीं, बस अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। आपका परिवार मुझे सहारा नहीं देता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर विक्रांत। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। तुमने उन्हें सगी माँ की तरह पाला है। तुम बच्चे हम सब एक परिवार ही तो हैं। मैं ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा आभा। ये सुनकर आभा हल्का सा मुस्कुरा दी। आभा आजकल किसी के साथ की कमी बेहद महसूस होती है। कभी कभी लगता है कोई हो जिसके साथ मैं वक्त बिता सकूं, अपनी परेशानियां अपनी खुशियां बांट सकूं। काफ़ी दिनों से मैं तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। आभा, मैंने दूसरी शादी करने का मन बना लिया है। ये एक पल को आभा को लगा कि विक्रांत उसकी और अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही पल आभा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया जब उसने ये सुना कि वो मिसेस मल्लिका शर्मा की बेटी जिया से शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? ओहो आभा, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूँ जिया अनु से कुछ साल ही उम्र में बड़ी है, लेकिन प्यार में उम्र मायने नहीं रखती। क्या जिया भी शादी के लिए तैयार है? विक्रांत ने झूठ बोलते हुए कहा। हाँ, अभी ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है। मैं चाहता हूँ तुम बच्चों को मेरी दूसरी शादी के लिए समझाओ, पर अभी जिया के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिया के बारे में मैं खुद अनु से बात करूँगा। फ़िलहाल तुम उनके दिमाग में मेरी दूसरी शादी की बात इस तरह से डालो कि उन्हें ये गलत ना लगे और वो इसे आसानी से स्वीकार कर लें। आभा के जज्बात उसके सीने में ही दबकर रह गए थे। विक्रांत जिया के ख्यालों में इस तरह गुम था कि वो उसकी आंखों में छिपी नमी को देख नहीं पाए। खैर, इसमें विक्रांत की कोई गलती नहीं थी। इसमें सारा दोष उसी का था। उन्होंने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो उसे पसंद करते हैं। वही उनकी दोस्ती को गलत समझ बैठी। उसने अपने जज्बातों को संभालते हुए कहा, आपने सही फैसला लिया है मिस्टर विक्रांत। जीवन साथी के बिना ज़िंदगी अधूरी है। मैं अपनी तरफ से बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अनु को तो आप जानते ही हैं, थोड़ा समय लगेगा उसे समझाने में, लेकिन वो समझ जाएगी।
शुक्रिया आभा, मुझे समझने के लिए और मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। भगवान तुम्हें वो सब दे जो तुम चाहती हो। आभा ने मन ही मन कहा, भगवान की तो मुझसे दुश्मनी है, जैसे उसने मुझसे वो हर चीज़ छीन ली जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। मैंने आपको चाहा था विक्रांत, और आज उसने फिर एक उम्मीद मुझसे छीन ली। चलो आभा, घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। जी, मैं अभी बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ। इधर विक्रांत, आभा और बच्चे घर की तरफ निकल गए थे। उधर मल्लिका शर्मा अपनी बेटी जिया से कैसे विक्रांत के बारे में बात करें ये सोच रही थी। तभी जिया ने उन्हें ज़ोर से हिलाते हुए कहा, इतनी देर से क्या सोच रही हो मम्मी? कोई जवाब न मिलने पर जिया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, विक्रांत ने शादी से इनकार कर दिया? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अमीर उम्र दराज पुरुषों की कमी थोड़ी ही ना है। वो नहीं तो कोई और सही। बकवास बंद करो अपनी जिया, जरा जुबान पर लगाम लगाकर बात किया करो। माँ हूँ तुम्हारी, सहेली नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता विक्रांत को मुझ में दिलचस्पी नहीं है? मैंने तो ऐसे ही तुक्का मारा था मम्मी, गलती से सच निकल गया। ओह, वैसे उसे मुझसे तो दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी में ज़रूर है। जिया ने हैरान होते हुए कहा, मतलब वो तुमसे शादी करना चाहता है? मम्मी, आपने ये बात सुन भी कैसे ली? उन्हें सुनाया नहीं, वो मेरे पिता की उम्र के हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने के बारे में सोचते हुए। ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर चुप हो गई। तुम्हें तो पता ही है हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मुश्किल से मैं हमारा खर्चा निकाल रही हूँ। ये शानो शौकत की ज़िंदगी जीना आसान है क्या? मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे सब कुछ संभाल रही हूँ। दुनिया भर का कर्जा है सिर पर। अगर कर्जा समय पर नहीं चुकाया तो घर नीलाम होने की नौबत आ जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? कभी सोचा है तुमने? एक विक्रांत ही हैं जो हमें इन सब मुसीबतों से बचा सकते हैं। मम्मी, मैं अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से शादी हरगिज नहीं करूँगी। आप उन्हें फ़ोन करके मना कर दीजिए। जोश से काम मत लो जिया, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। जवाब देने में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब करना आता है ना तुम्हें, तो बैठकर उसकी दौलत का हिसाब लगाओ। मैं सिर्फ शादी के लिए कह रही हूँ, निभाने के लिए नहीं। सब सही लगे तो शादी निभा लेना, वरना तगड़ी रकम लेकर तलाक ले लेना। जिया गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं मल्लिका शर्मा की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उस जैसी नहीं हूँ। आपका ज़मीर मर चुका होगा मम्मी, लेकिन मेरा अभी ज़िंदा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कहानी आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगी होगी। तो प्लीज़ कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इस कहानी का न्यू चैप्टर जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।